नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 70वें बीपीएससी पीटी 2024 के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का 300 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो अभी तक बीपीएससी 38वीं से 69वीं तक पूछा है। साथ ही जो बीपीएससी टीचर हुआ था उसका भी प्रश्न इसमें शामिल है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो जो आपके होने वाला है 70वीं बीपीएससी उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यहाँ पर बात था कि भारत तो स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो 26 जनवरी दिन को हम लोग भूल ना जाएं, इसीलिए इस दिन को संविधान को लागू किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। भारतीय संविधान में शामिल है तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ आपके शामिल है। वर्तमान में आप लोग याद रखिएगा कि भारत के संविधान में 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है। भारतीय संविधान में है तो 400 से अधिक आर्टिकल्स भारतीय संविधान में शामिल है। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है तो वर्तमान में भारत के संविधान में 400 से 450 से अधिक आपके अनुच्छेद शामिल है। तो इसमें जो दिया गया है ये सारे के सारे आपके आंसर ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन ही क्या है? गलत है। इसे बीपीएससी हटा दिया था। मिलान करना है तो कर लीजिए। जो संघ सूची है उसमें 97 विषय था, राष्ट्र सूची में आपके 66 विषय था, समवर्ती सूची में 47 विषय था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में संघ सूची में 98 है, राष्ट्र सूची में 59 है और आपके समवर्ती सूची में 52 है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। निम्न शब्दों पर विचार करना है तो विचार कीजिए, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, इसमें से जो है सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है? तो सबसे पहले आता है सार्वभौमिक। कौन आता है? सार्वभौमिक सबसे पहले आता है, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, ये पूछा गया था 2008 में। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो भारत के संविधान को भारतीय संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया है। और कब किया गया था? जो भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये सवाल पूछा गया है 2020 में। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ये होता है 9 दिसंबर 1946 को होता है और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, जो इनका संबंध बिहार से है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? ये प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंच क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, तो समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार है इसके बारे में आपको याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये विचार लिया गया है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर मौलिक अधिकार का सरकार उल्लंघन करती है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद कि संविधान के मद और देश जिनसे लिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? ये आपके आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो जो आपके मौलिक अधिकार है
जो मौलिक अधिकार हो जाएगा ये लिया गया है आपके 4 में दिया गया होगा अमेरिका, हाँ, तो आपके लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो जो पहला देखें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये लिया गया है आयरलैंड से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद है कि भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। तो इसमें हो जाएगा 1 का 3, 1 का 3, 4, 1, 2, है ना। तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखा नहीं गया है ना, तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, डी बना के यहाँ पर कर लीजिएगा। 3, 4, 1 और 2, इसका आंसर डी कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित या प्रभावित है? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित या प्रभावित है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो अभी आप देख चुके हैं, ये आपके कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को। इसे जो है याद रखना है, इसे जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 3 शब्द को जोड़ा गया था। आप पहला देख चुके हैं समाजवाद, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, इसी को बोलते हैं पथ निरपेक्ष, और तीसरा हो जाएगा अखंडता। क्या हो जाएगा? अखंडता। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो आपको ध्यान रखना जो जोड़े गए हैं प्रियम्बल में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, ये आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन करता है? आपके संविधान की प्रस्तावना करता है, संविधान की प्रस्तावना करता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार यहाँ पर समझिएगा, ये आपके मौलिक अधिकार भी आता है और साथ ही ये कानूनी अधिकार भी है और साथ ही संवैधानिक अधिकार भी, तीनों में आता है ना। मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32, कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो अनुच्छेद 343 के तहत दिया जाता है, जिसका जिक्र संविधान के भाग 17 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो कौन थे? कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी थे। तो इनका आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 महीना के लिए आपके सीमित किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। जो आपातकाल है इसका जिक्र संविधान के भाग 18 में किया गया है और अनुच्छेद 352 से 360 तक आपके आपातकाल के बारे में बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पर समझिएगा जो भारत के संसद का व्यय है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यहाँ पर बोला गया है राष्ट्रपति, नीति आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो राष्ट्रपति, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन तीनों के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुई है, अमेरिका से उत्पन्न हुआ है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जो जनहित याचिका है इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके सवाल है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट आपके लागू होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? तो संविधान में संशोधन का प्रावधान जो है ये दिया गया है भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं तो कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो सिंपल आप सभी को पता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा टोटल 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? तो ये बना था 1975 में। कब बना था? 1975 में। और आपको याद रखना है ये 22वां राज्य बना था, 22वां राज्य बना था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उन मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन है? तो यहाँ पर समझिएगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये केवल भारतीय को है जबकि विदेशी को नहीं है। कानून के समक्ष समानता ये दोनों को है। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये केवल आपके भारतीय लोग को है, विदेशी लोग को नहीं है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ये आपके विदेशी लोग को भी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति। इनका चुनाव ही होता है राज्यसभा के अध्यक्षता करने के लिए। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना एक मौलिक अधिकार है नागरिकों का। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। 1 अप्रैल 2010। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो देखिए, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा। ए और सी आपके दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? किसे भारत के संविधान का सोल बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को बोला जाता है। संविधान की प्रस्तावना को बोला जाता है। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? जो संपत्ति का अधिकार पहले आपके मौलिक अधिकार था, लेकिन आपको याद रखना है कि मोरारजी देसाई की सरकार में इसे यहाँ से हटा दिया गया है। तो इसे याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? किसे जोड़ा गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को जोड़ा गया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है? तो देख लीजिए कौन से आपके इसमें सूचीबद्ध है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये आपके सूचीबद्ध किया गया है। तो पहला आंसर आपका पहला तो ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा देखिएगा, समान नागरिक सहायता ये भी आपके सूचीबद्ध है। छोटे परिवार का मानदंड इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा इसका भी कोई जिक्र किया नहीं गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस समिति के सिफारिश पर। सिंपल नाम है स्वर्णसिंह समिति। क्या नाम है? स्वर्णसिंह समिति के। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 51A में भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है राष्ट्रपति, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि अमेरिका में 2 बार है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा
भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, तो किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में, आपके राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो वास्तविक शक्ति है वो आपके प्रधानमंत्री में होता है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो आप लोग विचार कर लीजिए और इसमें से देखना कि कौन सा कथन आपके सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, तो बिल्कुल ठीक है, जो कार्यकारी शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेगा, तो ये भी बात आपका ठीक है, ये दोनों ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 61 में है, ना कि 60 में है। तो सही कौन कौन हो जाएगा? 1 और 2 आपके सही हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो इनका क्रम था वार्मा, इनका क्रम था वार्मा, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू है ये आपके 15वें नंबर की है। किस नंबर की? 15वें नंबर की, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसमें ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो क्या बन जाएगा? वो आपके कानून बन जाता है। जैसे कि कोई लोकसभा और राज्यसभा में आपके विधेयक जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देंगे, तो जो आपकी बिल था वो क्या बन जाएगा? बिल आपके एक्ट बन जाएगा, बिल जो है आपके कानून बन जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे, कितने मेंबर आपके शामिल थे? तो 788 मेंबर आपके शामिल थे, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर समझिएगा 233 आपके हो जाएंगे राज्यसभा के निर्वाचित, 12 राज्यसभा के मनोनीत और 543 आपके लोकसभा के निर्वाचित, तो ये सारे को आप काउंटिंग कर लीजिएगा, आपके 788 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? इनका क्रमांक क्या था? तो इनका क्रमांक आपके 12वां था। क्रमांक क्या हो जाएगा? इनका क्रमांक आपके 12वां हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के बारे में बोला गया है, जबकि वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं, ये 14वें हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इस 14वें नंबर के हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधान होता है प्रधानमंत्री। प्रधान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल रखता है, महान्यायवादी रखता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो कौन ले सकता है? महान्यायवादी ले सकता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसमें ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य आपके भाग लेते हैं, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव आपके राज्यसभा द्वारा किया जाता है, भारत की जनता के द्वारा, ये गलत है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। संसद वे राज्य विधानसभाओं के द्वारा, तो इसमें जो है एक से अधिक आंसर आपका हो जाएगा, है ना। अभी आप देखें कि कौन कौन लोग भाग लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित मेंबर आपके भाग लेते हैं। साथ ही जो आपके यूटी हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, इसके निर्वाचित विधायक आपके भाग लेते हैं, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि भारत के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो संयुक्त सत्र होता है इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये लागू कब हुआ था, 1993 में लागू हुआ था। तो याद रखिएगा 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। तो पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दिया गया है। कितना परसेंट, तो 50% आपके आरक्षित किया गया है पंचायत में। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं। तो क्या बोला जाता है, तो इसे उपचुनाव बोला जाता है। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं तो उपचुनाव बोला जाता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है। तो वर्तमान में कितना है, तो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके वर्तमान में जो है टोटल 34 है, 33 न्यायाधीश हैं और एक आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य था भारत में ग्रामीण समुदायों का समग्र विकास करना, इसका उद्देश्य था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायत में चुनाव कराने का निर्णय पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो पंचायती राज प्रणाली जो है राज्य सूची में शामिल किया गया है इसे। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। आपके इस सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया, ये पूछा गया था 2005 में और इससे पहले जो पूछा गया था 2020 में। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और बिना बताए 2 महीने या 60 दिन तक आपके सदन से बाहर रहता है तो इसे आयोग घोषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, राज्यसभा में टोटल आपके 250 मेंबर हो सकते हैं और 12 मेंबर को राष्ट्रपति आपके मनोनीत कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। वर्तमान में 245 है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं तो कौन कौन शामिल है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये आपके ठीक हो जाएगा। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, ये आपके गलत हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, तो इसमें देखिए एक से अधिक आंसर ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, तो 72 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल कितने वर्षों का है। तो इसका जो राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये कभी समाप्त नहीं होता है। जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि जो राज्यसभा है ये कभी भंग होता ही नहीं है, कभी भंग होता ही नहीं है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो आपको सिंपल है, राज्यसभा का जो मेंबर होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति के रूप में और राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं, तो देखिए लोकसभा में मिनिमम आपके 2 सत्र तो होना ही चाहिए, लेकिन समानता आपके लोकसभा में 3 सत्र होता है, आपके 3 सत्र आपके होता है। कौन कौन 3 को होता है, तो एक होता है बजट सत्र, एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ये 3 तो होता ही है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो अधिक से अधिक 6 महीना अंतराल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि साल में 2 बार तो होना ही चाहिए और समानता 3 बार। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो कम से कम बोलेगा तो कम से कम वर्ष में 2 बार तो बुलाया ही जाएगा। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा बनाया गया था। और आपको याद रखना है कि ये भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में पूर्ण रूप से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपके सही नहीं है, इसमें से कौन आपके सही नहीं है। तो देख लीजिए कौन सही नहीं है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो बिल्कुल ठीक है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। केवल और केवल धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, तो ये बात ठीक है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है या अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ये बात आपका ठीक है। तो इसमें गलत कौन है, केवल आपके इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक याद रखिएगा केवल जो है लोकसभा में पेश होगा। कहाँ पेश होगा, केवल और केवल लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं पेश हो ही नहीं सकता है। लेखा अनुदान बना है, तो जो लेखा अनुदान बना है ये आपके बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो किसे प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा के स्पीकर को। इसे VVI कर लीजिएगा, इसे आप लोग VVI कीजिएगा कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा के स्पीकर को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं, इसमें से कौन आपका एक सही नहीं है। तो देख लीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ये बात ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये आपकी गलत है। जो कोर्ट मार्शल है इस पर भी आपकी सुनवाई कर सकता है, सुन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये बात ठीक है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, इसका गलत आंसर हो जाएगा सी। सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो एक क्या है, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है, तो संघीय न्यायालय है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है कि मानव अधिकारों का संरक्षक है, ये भी ठीक है। संविधान का अंतिम विवेचक है, ये भी ठीक है। सिविल न्यायालय है, सिविल न्यायालय है, ये आपके गलत हो जाएगा। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। राज्य सरकार या कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो अब सिंपल पता है कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल, जबकि देश का राष्ट्रपति होता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो किसे देता है, राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है, किसकी कल्पना है, तो APJ अब्दुल कलाम की कल्पना है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, तो अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जो कर सकता है तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, तो सारे। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। केंद्र और राज्यों की व्यवस्थापकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो कब किया गया, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा, राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो कितनी भाषाएं हैं, तो कुल आपके 22 भाषा है, 16, 17, 18, 20। यहाँ पर बोला गया है 16, 17, 18, 20। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है पहले आपके 18 था, 2008 की बात है, लेकिन अभी कितना है, अभी से 22 नोट कर लीजिएगा। आप लोग नोट कीजिएगा 22 है ना। जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2024 में, और किस महीना में, तो नवंबर में, तो 22 हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ये सुझाव दिया गया था बलवंत राय मेहता जी के द्वारा, बलवंत राय मेहता जी के द्वारा 1957 में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति।
विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि सरकार जो ताकत है, ताकत को बांटना, कुछ राज्य में, कुछ आपके स्थानीय सरकार में। तो ये सिफारिश किया गया था बलवंत राय मेहता जी के द्वारा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उनका अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा आपके सही नहीं है? तो इसमें ध्यान रखें, जो सही नहीं है, त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देश के लिए आदर्श। तो देखिए, जो बड़े देश के लिए आदर्श वाली बात है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए आपके सही नहीं है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। कानून की एकरूपता, ये सब बात तो ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। तो किसकी सिफारिश की? पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ये क्या है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? तो केवल आपके प्रशासनिक प्राधिकारी है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206 है। कितनी है? 1206 है। साथ ही आपको याद रखना है कि वर्तमान में 1208 है। 1208। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी नहीं है, जबकि फ्रांस, चीन, ब्रिटेन तो है, साथ ही रूस और यूएसए, ये 5 अस्थायी मेंबर हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। इसकी स्थापना 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर आपके लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, लंदन, ब्रिटेन। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? जो चीन की समाचार एजेंसी है उसका नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, उसका नाम है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक बोला जाता है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? ये कहाँ पर हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलुरु में हुआ था। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो 1965 में होता है। 1 दिसंबर 1965 बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना, 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन हमारे संविधान को एक्सेप्ट किया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें जो सही आपका है ये हो जाएगा सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये आपके ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो किससे आरंभ होती है? हम भारत के लोक शब्दों से। हम भारत के लोक शब्दों से। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। प्रकृति में क्या है? संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। जब अपना देश में आपातकाल लग जाएगा तो एकात्मक हो जाएगा। ऐसे क्या है? राज्य और केंद्र दोनों काम कर रहे हैं, उसे बोल देंगे संघीय। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से है। आपको याद होगा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा
इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। राजीव गांधी इस समय देश के प्रधानमंत्री थे। भूमि सुधार खाली स्थान के विषय के अंतर्गत है, तो किसके अंतर्गत है? तो राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है भूमि सुधार। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो किसके आधार पर प्राप्त नहीं की जा सकती है? जन्म के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, किसी भूभाग के सम्मिलित के द्वारा, ये तीनों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। जबकि भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। विधिक का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये प्रदान किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता से संबंधित है वो आपके हो जाएगा अनुच्छेद 19(1). इसमें लिखा गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। तो इसी में भी आता है प्रेस की स्वतंत्रता भी आपके शामिल है। बोलने की आज़ादी में किसकी है? प्रेस की भी आज़ादी है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं? इसमें से कौन जो है मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार है। जबकि संपत्ति का अधिकार आपके मूलभूत अधिकार नहीं है, ये आपके फंडामेंटल राइट नहीं है, ये केवल कानूनी अधिकार है। ये पहले आपके था संपत्ति के अधिकार, लेकिन इसे जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और ये वर्तमान में अनुच्छेद 300(a) में है, 300(a) में है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण दोनों को बोला जाता है, लेकिन जो बीपीएससी है इसे उत्प्रेषण माना है। बीपीएससी क्या माना है? इसे अंतिम आंसर की में उत्प्रेषण माना है। तो आप लोग ई के साथ भी जा सकते हैं और आपके सी के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप बीपीएससी दीजिएगा तो आप सी के साथ ही जाइएगा, है ना, सी के साथ ही जाइएगा, क्योंकि बीपीएससी इसे सी ही माना है, उत्प्रेषण ही माना है पोस्टमार्टम की। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो किसमें वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपके वर्णित है, डीपीएसपी में वर्णित है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है? ये किस प्रकार से जो है जो आपके फंडामेंटल राइट है उससे भिन्न है, उससे अलग है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। हम समझाते हैं, सिंपल समझिएगा। परिवर्तनीय का मतलब है कि अगर सरकार जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, या कोर्ट को नहीं बोल सकते हैं कि सरकार ने मेरा डीपीएसपी को लागू नहीं किया। जबकि सरकार अगर मौलिक अधिकार को लागू नहीं करती है या मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो आप सीधे कोर्ट में जाइएगा और कोर्ट को बोलिएगा, तो कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देगा, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसा नहीं है। ठीक है ना। चलिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, तो निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसे याद रखिएगा। स्वर्ण सिद्ध समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया है और 51(a) में है, 51(a) में है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। इससे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51(a) में जोड़ा गया था। उस समय 10 आपके मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा।
और किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसमें से कौन आपके मौलिक कर्तव्य है? तो हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति, जो आपके राष्ट्रपति हैं संसद का हिस्सा होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों के मिलने से ये आपके संसद का निर्माण होता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ये गलत है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा, ये बात ठीक है। अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, ये भी बात ठीक है। खुला बैलेट पेपर प्रणाली के द्वारा। तो इसमें देखिएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। तो इसी में ऑप्शन कोई भी नहीं दिया गया है, तो इसे बी और सी कर लीजिएगा आप लोग, है ना। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उसके पद से जो है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, और जो महाभियोग है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में जो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है वो आपके हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो ये निहित किया गया है भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। सारे काम भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आपको याद रखना है किसके सलाह पर। तो इसमें ध्यान रखिएगा आपके गवर्नर के सलाह पर, है ना, राज्यपाल के सलाह पर, गवर्नर के सलाह पर। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो कौन सा अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का ये देता है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये बात ठीक है, इसको हटा नहीं सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इन पर भी महाभियोग चलता है। आपातकालीन की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत, है ना। तो इसमें इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकता है राष्ट्रपति, संसद हटाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये कहाँ के थे? तो बिहार से थे। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद है ना। कौन सा कथन आपके असत्य है? कौन सा कथन इसमें गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी बात ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं, ये बात आपका ठीक है। तो सी आपकी गलत हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो अभी आपको बता चुके हैं कि उपराष्ट्रपति कौन होते हैं। उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव ही होता है राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए। इनको वेतन भत्ता भी मिलता है, राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए वेतन भत्ता दिया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो केंद्रीय सरकार का किसका है? केंद्र सरकार का है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो जनता के सदन के प्रति आपके उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान के अधीन रहकर काम करती है, तो कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर काम करती है। विधायिका का काम है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, न्यायपालिका का काम है उस पर न्याय करना। नेक्स्ट है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें देखिए बोला गया है कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो इसमें देखिए जो भी ऑप्शन दिया गया है सारे के सारे क्या है? गलत है।
तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह है, ना कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह। फिर से बोलते हैं, कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह है? तो विधायिका के प्रति जवाबदेह है। इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और हुआ है तो कहाँ पर किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल से इसका संबंध है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है। अटॉर्नी जनरल, इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल सलाह देता है। एडवोकेट जनरल आपकी सलाह देता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 165 में किया गया है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में होता है? तो 1956 में होता है। 1956 में होता है। आज़ादी के बाद भारत में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित होता है। इसे नोट कर लीजिएगा। लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता आपके प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो न्यूनतम आयु सीमा आपके 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी प्रधानमंत्री 25 वर्ष की आयु में बन सकता है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र आपके 25 वर्ष है संसद का सदस्य बनने के लिए। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके तो कितना वोट प्राप्त ना हो सके? तो इसमें ध्यान रखना है कि उसे 1/6 वोट अगर ना मिलता हो तो उसका ज़मानत क्या जब्त हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। वैध मत में कितना में से? वैध। अगर मान लीजिए 100 मत पड़ता है और 100 में से 10 को खराब है तो 90 को सही वोट है। तो 90 में से 1/6 वोट जिस भी प्रत्याशी को नहीं आएगा उसे क्या बोलेंगे कि आपका ज़मानत जब्त हो गया है, जो भी पैसा आप जमा किए थे वो आपको नहीं मिलेगा अब। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक आपके यथावत रहेगा, 2026 तक, ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। ये पूछा है 2022 में और ये पूछा था 2005 में। नेक्स्ट है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो किस जनगणना के? तो 1971 के जनगणना के आधार पर, है ना। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो किसकी संख्या आपके इसमें अधिक है? तो यहाँ पर समझिएगा जो हिमाचल प्रदेश है इसकी संख्या आपकी अधिक है विधानसभा में। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपकी विधानसभा है, विधानसभा में न्यूनतम आपके 60 सीट हो सकते हैं। कितने? 60 सीट। और मैक्सिमम आपके 500 सीट हो सकता है, मैक्सिमम 500 सीट। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक सीट किस राज्य के पास है तो बोलिएगा उत्तर प्रदेश के पास 403 सीट है, जबकि बिहार के पास 243 सीट है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश है
इसके पास कितना सीट है? तो हिमाचल प्रदेश के पास जो है 68 सीट है। कितना है? 68 सीट है। जबकि आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और जो मेघालय है, ये तीनों के पास आपके 60 सीट है। कितना है? 60 सीट है। जबकि एक सिक्किम के याद रखिएगा, सिक्किम के पास आपके 32 सीट है। सिक्किम के पास आपके 32 सीट है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो आपके भारत के राष्ट्रपति के पास में था, लेकिन जो लोकसभा वाला जो आंग्ल भारतीय समुदाय है, इन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। इसे याद रख लीजिएगा, है ना। तो ऐसे तो इसका आंसर आपका बी होगा, लेकिन इसे क्या कर दिया गया? इसे अब समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत में किया गया है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ठीक है ना। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह, अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? तो प्रधानमंत्री है ना। ये दोनों आप समझ लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये पूछा था आपके 97-98 में, ये पूछा है आपके 95 में। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। कितना भेजता है? तो 80 भेजता है। कितना भेजता है? 80। मध्य प्रदेश कितना भेजता है? तो 29 भेजता है। बिहार आपके 40 भेजता है। पश्चिम बंगाल ये 42 भेजता है। इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। बोला जाता है कि जो उत्तर प्रदेश जीतता है वो केंद्र में पहुंचता है, सरकार बनाता है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से दूसरे राज्य तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो जो ऑप्शन के हिसाब से हम जाए तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ऐसे आप फिर से समझ लीजिएगा, ये जो उत्तर प्रदेश है इसके पास 80 सीट है। जो महाराष्ट्र है इसके पास 48 सीट है। पश्चिम बंगाल के पास 42 सीट है और बिहार के पास 40 सीट है। तमिलनाडु के पास 39 सीट है। 39 सीट है। और मध्य प्रदेश के पास अभी देख चुके हैं 29 सीट है। तो इसका आंसर आपके ऑप्शन के हिसाब से ए होगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, लेकिन ज़्यादा समय 52 का रहा था, तो इस कारण से इसे 52 बोला जाता है ना। ग्राम सभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो आपके 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इस कारण से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार आपके किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का भी भंग होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल आपके 2 वर्ष होता है, और इसके 1/3 मेंबर जो हैं हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में आपके 12 मेंबर को मनोनीत किया जाता है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में जो भी व्यक्ति विशेष योगदान देता है उसे राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो आपके लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए सवाल पूछा गया था 1999 में, तो उस समय थे आपके, उनका नाम था PM शहीद थे। PM शहीद थे, ठीक है ना। तो लेकिन जो वर्तमान में कोई नहीं है, क्या वर्तमान में कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो इसमें कोई भी नहीं है, तो इसमें कोई नहीं होगा। लेकिन समझ लीजिएगा शून्यकाल होता क्या है
तो प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने से तत्काल पश्चात किसी सूचीबद्ध कार्य को समय द्वारा शुरू करने से पहले के समय को ही लोकप्रिय नाम शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। और 12 बजे से शून्यकाल आपके शुरू होता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नीति एवं कार्यान्वयन से, नीति एवं कार्यान्वयन से संबंधित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसमें ध्यान रखिए, जो संबंधित है ये आपके अधीनस्थ विधान पर समिति है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी है, तो जो आम आदमी पार्टी के बारे में याद रखना है कि एक राष्ट्रीय पार्टी है। वर्तमान में क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है। लेकिन जब सवाल पूछा गया था तो उस समय इसका आंसर कुछ आपके अलग था 2019 में। लेकिन अभी क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, है ना। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, आपके आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। तो एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए ये भी गलत है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए तो ये भी गलत है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ये बात आपका ठीक है। तो 4 वाला ठीक है। तो इसका आंसर भी आपके केवल 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसमें सबसे सर्वोच्च कौन है? तो सबसे सर्वोच्च हमारे देश में कौन है? संविधान है। ना तो कोई नेता है, ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? आपके संविधान है, क्योंकि सारे को सुप्रीम कोर्ट भी चलेगा संविधान के हिसाब से। इस कारण से इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किस केस में? तो उस केस का नाम था केशवानंद भारती केस। और ये केस कब हुआ था? 1973 में इसका फाइनल डिसीजन आया था, याद रखिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा या राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि लोकसभा के लिए अब तो ख़त्म हो चुका है, जबकि राज्यसभा के लिए आपके 12 मनोनीत कर सकते हैं। तो इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि आज जो है ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो पहले के हिसाब से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। 1991 के द्वारा, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 239 में उल्लेख किया गया है। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर वे अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नए थे? उनका नाम क्या है? तो इसमें देखिएगा N गोपाल स्वामी अयंगार थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, है ना, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी आपके थे। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तो सबसे पहले आप वेतन का बात कीजिएगा। किसका बात कीजिएगा? वेतन का बात कीजिएगा। हाँ, पहला राज था, उसके बाद आप वेतन का बात कीजिएगा और उसका क्या लीजिएगा, उसके बाद आप शपथ लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, तीसरी अनुसूची। क्या हो जाएगा? तीसरी अनुसूची हो जाएगा, इसे बी कर लीजिएगा। आपको 12 अनुसूची याद होगा, पूरा हमें आशा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो कौन आपके परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 131 करता है, अनुच्छेद 131 करता है। संसद के 17 अवसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 123 नोट कर लीजिएगा। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाया जाना संभव है? तो ये जो बनाया जाना आपके संभव है, तो राज्य विधानसभा में कानून पारित करके ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। राज्य का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। किसका है? संघीय संसद का है। इस संसद कर सकती है, ना कि राज कर सकती है ना। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन छूट गया है, 93 वाला।
193 में। वो क्या था, वो क्वेश्चन था कि दिल्ली है तो दिल्ली क्या है, दिल्ली वर्तमान में एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है, तो दिल्ली वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष का नाम क्या था, तो एम.एन. वेंकटचलैया नाम था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और जो अपना अंतिम रिपोर्ट है 31 मार्च 2002 को दिया था, 31 मार्च 2002 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के संविधान के द्वारा किया गया था, भारत के संविधान के द्वारा अनुच्छेद 124 के तहत, और 1950 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो वर्तमान में जो स्वीकृत क्षमता है 33+1 है, 33+1 है। 33 आपके न्यायाधीश हैं और एक आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है ना, तो इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या को बढ़ाने की शक्ति, कितने जज होंगे कितने नहीं होंगे, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु आपकी 65 वर्ष है। कितना है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली परंपरा और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। तो इसमें सी और डी दोनों हो जाएगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, जबकि केंद्र का राष्ट्रपति होता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है? तो देखिएगा यहाँ पर सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधान सभा एवं विधान परिषद, विधान सभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व हो। तो इसका आंसर जो 4 आपकी सबसे ज़्यादा सही है। तो इसमें देख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, है ना। तो इसका आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। ये ऑप्शन 4 राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। अगर बोलेगा संसद का निर्माण किसके किसके मिलने से होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के मिलने से संसद का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वह अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत ये कर रहे थे? तो अनुच्छेद 175(2) के द्वारा ये कर रहे थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद है, जबकि केंद्र में राज्यसभा है। केंद्र में राज्यसभा है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो यहाँ पर समझिएगा स्थानीय निकायों और पंचायतों के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। शिक्षक भी चुनते हैं, स्नातक भी चुनते हैं, जबकि उद्योगपति नहीं चुनते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो केंद्रीय संसद के द्वारा। तो भी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद कहाँ कहाँ है? तो विधान परिषद बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसमें केवल आपके बिहार हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है? ये करता है अनुच्छेद 170 करता है। अनुच्छेद 170। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, स्पीकर
पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। तो ये अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष किसको देगा? तो उपाध्यक्ष देगा आपके स्पीकर को। ये दोनों उल्टा होता है। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये फैसला दिया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। तलाक बोलना है लेकिन 1-1 महीना में तलाक बोला जाना है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसमें गुवाहाटी और मुंबई दोनों है, एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए। तो इसका आंसर कोई नहीं होगा, है ना, इसका आंसर कोई नहीं होगा। तो आप लोग गुवाहाटी और मुंबई याद रखिएगा। जो आपके गुवाहाटी है इसका क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक है। जबकि जो मुंबई है ये आपके महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव तथा गोवा तक इसका विस्तार है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, एक प्रकार का है, एक प्रकार का क्या है? तो स्वताधिकार मुकदमा है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 का संबंध है। यदि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करना आवश्यक है? तो किस में संशोधन करना आपके आवश्यक है? तो इसमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 83, ये दोनों में आपके संशोधन करना आपके आवश्यक है। साथ ही अनुच्छेद 356, तो याद रखिएगा 1, 2, तीनों करना आपके आवश्यक है। अनुच्छेद 83, 172, अनुच्छेद 85 कर लीजिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 174, 356, इन सभी में आपके संशोधन करना होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये पूछा गया था 2022 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? ये आपके अनुच्छेद 13 करता है, अनुच्छेद 13 प्रदान करता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसमें से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल है, जिस पर आपके केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो कृषि और पुलिस है, राज्य सूची का विषय है। रक्षा केंद्र सूची का विषय है, जबकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो किससे रखता है? राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई है? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया है, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है। नीति आयोग की स्थापना, ये दोनों बात को नोट कर लीजिएगा। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली-जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो उस पार्टी का नाम क्या है? तो तेलुगु देशम पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार चल रही है उसमें किन किन पार्टियों का गठबंधन है जो एनडीए से अलग है ना। तो आप बताइएगा, एक आंध्र प्रदेश की पार्टी है, एक आपके बिहार की है, दोनों नाम बताइएगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है, चुनाव आयोग को है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, तो बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिससे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये भी ठीक है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ये भी बात आपका ठीक है। वर्तमान में आपके 6 नेशनल पार्टी हैं, तो सारे के सारे कथन आपका ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? कम से कम कितना वोट मिलना चाहिए? तो 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, तो वैध वोट का 10% नहीं, ये गलत है। 4 राज्यों या इससे अधिक राज्यों में वोट का 4%, तो 4 नहीं 6% चाहिए। 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, आधे से
तो इसमें कोई भी आपके सही नहीं है, कोई भी इसमें सही नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है ना। इसका जो है ना स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर आपको हम डाल देंगे, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? तो देखिए, जो सरकारिया आयोग है इसका गठन किया गया था 1983 में और अपना रिपोर्ट दिया था 1987 में। आपसे रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है, ये सवाल पूछा है 2018 में। पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज राजसूची का विषय है, पंचायती राज विषय है, आप देख चुके हैं राजसूची का विषय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लागू कब हुआ था? 1993 में आपके लागू हुआ था। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए, जो 11वीं अनुसूची है उसमें शामिल पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी शिक्षा है, जबकि ग्रामीण खेल नहीं है, ग्रामीण खेल नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया था? तो यह किया गया था ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो निर्देश देता है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 देता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? सेम सवाल नहीं है। नेक्स्ट है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती, ठीक बात है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी ठीक है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद, जिला परिषद, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? इसका प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितने आयु होना आवश्यक है? तो न्यूनतम 21 वर्ष आयु होना आवश्यक है। 21 वर्ष में आप चुनाव लड़ सकते हैं पंचायत का। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। जो पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है स्थानीय जनता की, स्थानीय जनता की, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत होती है स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का, तो सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो। पंचायती राज को खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? इसमें से कौन जो है विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो स्वायत्तता तो है, लोक सहभागिता भी है, स्थानीय समुदायों में आत्मनिर्भरता को नहीं जगाना है, ना कि नहीं जगाना है, तो ये आपके नहीं होगा। स्थानीय समुदायों में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, ये आपके है, ये प्रावधान है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बी का प्रावधान नहीं है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खाली स्थान में आरंभ की गई, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ किया गया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1959 में पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, तो ये कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में होता है, जबकि राजस्थान के नागौर में होता है 1959 में, 2 अक्टूबर 1959। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की है? तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश अशोक मेहता कमेटी के द्वारा किया गया है, अशोक मेहता कमेटी के द्वारा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो देख लीजिए कौन नहीं आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता भी आता है, जन उपयोगी सेवा भी आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये नहीं आता है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो विचार कर लीजिए।
73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, ये बात ठीक है। पूर्ण व्यवस्था किया गया, ये भी ठीक है। न्यायिक शक्तियों का, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ये न्यायालय के पास है। प्रशासनिक शक्तियों का, ठीक है, तो 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 आपके सही है, 1 2 4, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो 29 विषय पर दिया गया है। 29। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ये राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और केरल में तो पंचायत व्यवस्था है ही। किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो कहाँ पर आपके 50% जो आरक्षण है उसे वैधता दिया गया है? तो बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, इन सभी में दिया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। केंद्र राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया, तो ये किया गया है बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के द्वारा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये पूछा गया 2011 में, और ये पूछा गया है यहाँ पर 2017 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से होता है? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। एक ग्राम पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो आपको ध्यान रखना है, ये करती है प्रखंड स्तर पर, तो इसमें नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, प्रखंड स्तर पर करती है, ध्यान रखिएगा, प्रखंड स्तर पर। जबकि जो ग्राम पंचायत है वो आपके ग्राम स्तर पर करती है, जिला परिषद जिला स्तर पर करती है ना। नेक्स्ट है कि भारत का 73वां संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन आपके नहीं आता है? भूमि का क्रियान्वयन आता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं आता है, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ये आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक है ये आपके या तो लोकसभा या तो राज्यसभा कहीं पर भी लाया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो 1951 में लाया गया था, 1951 में। इस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान बोला जाता है, लघु संविधान बोला जाता है। आपको केशवानंद भारती केस याद है, 1973। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, उनका नाम क्या है? तो काका साहेब कालेलकर है, काका साहेब कालेलकर, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था श्री MC सेतलवाड, क्या नाम था? सेतलवाद उनका नाम था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 1955 में। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति जो है ये आपके राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो संस्करण है M3 है, M3 संस्करण का वीवीपैट है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो UPSC का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तीनों आपके वरीयता क्रम में एक ही स्थान पर आते हैं, 9A में आते हैं। जबकि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये आपके 14वें पर आते हैं, 14वें नंबर पर आपके आते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, ई हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300
किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग का गठन करती है। वित्त आयोग का गठन करती है। तो याद रखिएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। तो जो मणिपुर राज्य है इसका गठन कब किया गया था? तो 1972 में मणिपुर का गठन किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे राज्य भी आपके 1972 में गठित किए गए थे। कौन कौन राज्य? पहला हो गया मणिपुर, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, तीसरा आपके त्रिपुरा। नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो यह किया गया है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया है कि लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक ही आपके मंत्री बन सकते हैं। ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो टैक्स लगाना, समाप्त करना, वे उनके विनियमन में प्रत्यावर्तन, ये सारे शामिल है। धन की उधारी का विनियमन करना, ये भी शामिल है धन विधेयक में। भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, ये सारे है। तो इसमें सारे के सारे आपके सही हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? जो कटौती प्रस्ताव होता है इसका उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य होता है कटौती प्रस्ताव का। इंदिरा साहनी बना भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये निर्णय कब आया था? 1992 में। 1992 में आया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो कर लीजिएगा। आपके है पंचायती राज समितियां और वर्ष है। तो पहला है CH हनुमंता राव समिति। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1984 में। GBK राव समिति, इसका गठन 1985 में। अशोक मेहता समिति 1978 में। LM सिंघवी समिति 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। तो सारे इसे दोबारा देख लीजिएगा। CH हनुमंता राव 1984 में, GBK राव समिति 85 में, अशोक मेहता 78 में, LN सिंघवी समिति 1986 में और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ये सारे आपके मैच कर गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? उनका नाम क्या था? तो यस राधा कृष्णन थे। यस राधा कृष्णन। इन्हें कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। 1954 में दिया गया था। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में आपको सजा लीजिए। वरीयता क्रम में तो सबसे पहले आपके हो जाएगा राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तीसरा में आपके प्रधानमंत्री, चौथा में अध्यक्ष और पाँचवा में सांसद हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। चलिए अगला है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। तो ये बात ठीक है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। ये भी ठीक है। जिला फोरम के सदस्यों में कम से कम एक तो महिला होनी ही चाहिए। तो सारे के सारे आपके इसमें ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था सहयोग आंदोलन को। सहयोग आंदोलन को स्थापित किया गया था। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ध्यान रखिएगा, राज्य का मंत्रिपरिषद तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? किसका संबंध जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो इसमें ध्यान रखिएगा कॉलेजियम प्रणाली का है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र का है, मूल अधिकार क्षेत्र का है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका हो जाएगा। एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना है?
तो भारतीय संघ का 28वां राज्य आपके यहाँ पर झारखंड बना है 2005 में, है ना। तो झारखंड नया राज्य कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को। ये बीपीएससी का फेमस प्रश्न है, पूछा ही जाता है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट है? तो किसमें है? चौथी अनुसूची में राज्यों की परिषद में आपके सीटों का आवंटन दिया गया है। सिंपल भाषा में बोले तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 4 में बोला गया, अनुसूची 4 में बताया गया है। पंचायती अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? तो यह दिया गया है केशवानंद भारती बना केरल राज्य में। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और कब दिया है? तो 1973 में दिया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिएगा। भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1964 में इसकी स्थापना होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये था मार्क्सवादी, अब है आपके सिंपल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। उसके बाद है कि बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में हुआ था काशी राम जी के द्वारा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में हुआ था। तो इसे मैच कर लीजिएगा। उसके बाद हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किस किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत इजाज़त मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 120A के तहत। अनुच्छेद 120A के तहत मिलता है। ये 2023 में बीपीएससी प्री में पूछा गया था, ये टफ सवाल था। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ठीक बात है, 1 आपके मुख्य न्यायाधीश और 4 आपके वरिष्ठ न्यायाधीश कॉलेजियम में शामिल होते हैं। तो पहला ठीक है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है? तो बिल्कुल ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई। तो 1993 में 1981 से। तो इसमें गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया और 2 भी गलत हो गया, तो बचा 1 और 3। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा और आपसे सही कथन पूछा भी था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, तो आप विचार कर लीजिए। इसमें है कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो ये बात आपका ठीक है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, तो ये आपकी बात गलत है। 8 मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। आगे देखिए। उसके बाद देखिए, इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये बात गलत है। 2 और 3 आपका हो गया गलत। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये बात आपका ठीक है। तो देखिए, इसमें 2 और 3 गलत था। 2 और 3 एक बार देखने दीजिए। हाँ, 2 और 3 आपके गलत था और 1 और 4 सही था। और आपसे पूछा था गलत ऑप्शन, तो गलत हो जाएगा 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि, और लास्ट सवाल है, किसी समुदाय की अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या है? आवश्यक विशेषताएं क्या है? तो आदिम लक्षणों के संकेत, ठीक बात है। विशिष्ट संस्कृति, ये भी आपका ठीक है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, ये भी ठीक है। पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, ये भी ठीक है। तो सारे आपके ठीक है। तो इसमें सारे के सारे आपके सही हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो टोटल आपके इसमें 89 प्रश्न डिस्कस किया गया और इसी के साथ पॉलिटी आपके समाप्त हो गया। अगर इतना आप ध्यान से
एक से दो बार देख लेते हैं तो जो बीपीएससी का सवाल है, चाहे जो भी बीपीएससी बिहार में एग्जाम होता है, बीपीएससी टीचर, एसएससी, सारे सवाल इसी वीडियो से ही पूछा जाएगा। ये 3 वीडियो से पॉलिटी में पूछा जाएगा। इसे आप ध्यान से अगर देख लेते हैं तो आपका पॉलिटी पूरी तरीके से कवर मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।